हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, डायमेंशंस। अभी हमने यूनिट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तो आज हम थोड़ा सा चैप्टर में कुछ अलग टाइप की चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो हम ये डायमेंशन में आपको बताऊं, ये स्टार्ट करूं उससे पहले मैं यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूँगा। आपको याद हो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन करी थी और उनकी यूनिट्स डिफाइन करी थी। ठीक है, उस टाइम पे आपको मैंने शायद बताया होगा कि इसके अलावा दो यूनिट्स और भी होती हैं, यानी 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ और होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ और होती हैं और उनकी यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ वो 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और उनकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहली फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं हम प्लेन एंगल। ठीक है, और दूसरी जो है उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और दूसरी क्या है, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब ये प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है ये देखते हैं जरा। देखो, एंगल तो आपने सुना ही होगा, तो प्लेन एंगल वही एंगल है जिसको हम नॉर्मली एंगल बोलते हैं। तो एंगल से अपना मतलब प्लेन एंगल ही होता है, मतलब 2 डायमेंशन में। जैसे मान लो 2 डायमेंशन, मान लो ये कोई भी ऐसा सरफेस है, जैसे मान लो ये एक प्लेन सरफेस है और उस पर आपने 2 लाइनें खींच दी है ना, एक ये लाइन खींच दी ऐसे और एक लाइन खींच दी ऐसे। तो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यही होता है प्लेन एंगल। ठीक है ना, ये होता है प्लेन एंगल। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ये प्लेन एंगल तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो इसकी जो एसआई यूनिट यानी जो सप्लीमेंट्री यूनिट डिफाइन करी गई है उसको बोलते हैं हम रेडियन। ठीक है, ये एसआई यूनिट होती है एंगल की। ठीक है, आपने डिग्री भी सुनी होगी, लेकिन डिग्री भी एंगल्स के लिए यूज़ की जाती है, बट एसआई यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। ठीक है, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, ये भी एक एंगल ही है, बट ये एंगल 3 डायमेंशनल में। जैसे ये एक 2D का एंगल हो गया, ये एक 3D का एंगल है। 3D में कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोन लो आप, ऐसा मान लो ये कोन है ना, कोन समझ रहे होगे आप। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या, ये 3D वाला ही तो एंगल है ना। 3D में ना एंगल, ये प्लेन थोड़े ना, उस तरफ से भी इस तरफ से, ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, लेट्स से इसको भी मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये जो एंगल है इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये 3D में जो एंगल बन रहा है, और इसकी जो यूनिट होती है इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन। ठीक है, स्टीरेडियन। अच्छा, सिंबल क्या है, रेडियन का सिंबल है RAD, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर स्टीरेडियन में SR लिख देते हैं, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। कौन कौन सी हो गई, एक तो रेडियन और एक स्टीरेडियन। ठीक है, तो ये चीज़ बतानी थी मेरे को आपको। ठीक है, तो कभी सप्लीमेंट्री यूनिट पूछे तो आप बता सकते हो कि भाई 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, कौन कौन से, रेडियन और स्टीरेडियन। किसकी होती है, रेडियन होती है प्लेन एंगल की, और जो स्टीरेडियन होती है वो सॉलिड एंगल की। ठीक है, तो चलिए हम अपना मेन जो पार्ट है यहाँ पर डायमेंशन, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायमेंशन हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले डायमेंशन को स्टार्ट करने के लिए मतलब डायमेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, अगर मैं आपसे एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपने सुना होगा, वेलोसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट के बारे में पूछूं क्या ना, इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट आप मेरे को बता पाओगे, बिल्कुल आराम से बता पाओगे। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की सेकंड। तो इसकी यूनिट आप मेरे को बताओगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, ये जो आपने मेरे को इसकी यूनिट बताई, इसके अंदर ये मीटर जो है, मीटर वो लेंथ होती है ना, लेंथ की ऐसा यूनिट है, और लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ठीक है, हमने 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। अच्छा, यहाँ पर जो सेकंड है, ये जो है ये टाइम की यूनिट है, और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी जो है वो कैसे मिलके बनी है, तो आप कह सकते हो कि सर वेलोसिटी में ना जो लेंथ की जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी पावर तो 1 है ना। जैसे मीटर है ना, मीटर की पावर तो 1 है, और जो टाइम की फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सेकंड की पावर वो -1 है। तो मतलब इस तरीके से करके हमारी जो
वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट बन गई है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से ही बनती है वैसे डायरेक्ट। और क्या क्या कॉम्बिनेशन में क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ हो रही है वो आपने बता दिया जस्ट बाय लुकिंग इट्स यूनिट, यानी यूनिट को देख के आप बता पा रहे हो। तो यहाँ पर ये बहुत आसानी से आपने बता दिया। लेकिन अगर मैं एक दूसरे टाइप की यूनिट की बात करूँ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, अब मैं आपसे बात करूँ फोर्स, ठीक है, फोर्स। तो फोर्स की यूनिट जो है, अगर आपको याद हो तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है ना, जिसको हम ऐसे एन से डिनोट करते हैं। अब इसको, इस यूनिट को देख के, यानी कि आपको न्यूटन दिया हुआ है ना, न्यूटन दिया हुआ है, क्या इस यूनिट को देख के आप मेरे को बता पाओगे कि इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या पावर है ना? नहीं बता पाओगे ना। देखो ये वाली जो क्वांटिटी है इसको तो आपने बहुत आसानी से, इसकी जो यूनिट थी, क्योंकि ये इसकी जो यूनिट है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करी गई है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे होती हैं, तो वो उसकी यूनिट में आपको फंडामेंटल क्वांटिटी दिखाई नहीं देगी। हालांकि आप इसको दूसरी तरीके से रिलेशन निकालोगे तो दिखाई पड़ेंगी, बाकी डायरेक्ट यूनिट देख के आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि हमने एक तरीका सोचा कि जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी को उनके फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें, और हम उसको, मतलब कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम बिल्कुल आसानी से बता पाएँ कि हाँ इसके जो भी ये, जैसे न्यूटन है तो इसके अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई हैं, उनकी पावर क्या क्या है। जैसे अगर आपको जैसे आपको पता हो कि जो न्यूटन है, अगर मैं इसको एक बार कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, न्यूटन किसके ही बोला था, जैसे फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और जो मास की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई। तो अब देखो जब इस फॉर्म में लिखा है तो अब तो आप बता ही पाओगे कि सर इसमें जो भी मास की यूनिट है, उसकी जो मास की यूनिट है किलोग्राम, उसकी तो पावर 1 है, जो लेंथ की यूनिट है मीटर, उसकी पावर भी 1 है, और जो टाइम की यूनिट है सेकेंड, उसकी पावर -2 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो हमने सोचा कि अब इसको एक बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए डायमेंशन जो है वो पिक्चर में आया। तो एक बार मैं डायमेंशन की पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर देखो आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन के डेफिनेशन देखते हैं। तो डायमेंशन इज द पावर ऑफ fundamental quantities, power of fundamental quantities which needs to be raised to represent a given फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखो ये क्या मतलब है इसका, कि जो डायमेंशन है ना वो एक तरह से क्या चीज़ है, वो बता रही है कि पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना, पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि किसी भी चीज़ के डायमेंशन से क्या मतलब होता है कि फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी कितनी पावर हमको लेनी पड़ेंगी किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि डायमेंशन का मतलब क्या है। डायमेंशन किसी भी, अगर मैं क्वांटिटी के डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब है कि उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की क्या क्या पावर्स लेनी पड़ेंगी, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की क्या क्या पावर लेनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर अगर आप फोर्स की बात करो तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी जो मास है उसकी पावर 1 लेनी पड़ रही है, लेंथ है उसकी पावर भी 1 लेनी पड़ रही है, और टाइम की पावर -2 लेनी पड़ रही है। तो इसी को ही हम डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन, फिर से देखो एक बार डेफिनेशन तो आपको समझ में आएगी। डायमेंशन इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी विच नीड्स टू बी रेज, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर लगानी चाहिए टू रिप्रेजेंट ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम, डायमेंशन, ठीक है। अब जो ये है, ये तो यूनिट्स है ना, जैसे ये मास की किलोग्राम है और ये जो लेंथ की मीटर है और टाइम की सेकंड है। तो डायमेंशन जब हमने बनाया तो हमने थोड़ा सा इनके सिंबल में चेंज करा, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, जैसे देखो कि जो स्टार्टिंग की यूनिट है कि मास है ना, मास है, तो मास को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, ठीक है, मास को। अगर जो लेंथ है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से। जो टाइम है
ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम टी से। ठीक है, अभी यहीं पर देखते हैं जरा, इनकी बात करते हैं। जैसे एम्पियर भी ले लो, एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर, एम्पियर को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से, ऐसे। तो ये हो गई। तो अगर जैसे देखो मान लो यहाँ पर अगर एक बार ये फोर्स का आप देखो, तो फोर्स, जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे है। तो किलोग्राम क्या है, मास, तो यहाँ पर लिखेंगे m, और ये मीटर क्या है, लेंथ के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे l, और ये सेकंड क्या है, टाइम के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम। ठीक है, तो और यहाँ पर इसकी पावर कितनी, -2, तो यहाँ पर लगा देंगे -2। ठीक है, और देखो डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन के लिए ना हम ऐसे ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये जो है अगर इसको इस तरीके से लिख दूँ मैं, तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो चीज़ है, दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यानी कि जो हम किसी भी चीज़ का जो डायमेंशन है वो इस तरीके से इस ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं। तो डायमेंशन बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन से, कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी हैं, तो इनकी क्या क्या पावर हमें लेनी चाहिए किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को ही हम बोलते हैं हम डायमेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अभी हम थोड़ा और भी डालेंगे इसमें धीरे धीरे, अभी बहुत काम करना है आपको, फिलहाल आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बहुत सारी फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे जैसे आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनके डायमेंशन आपको लिख के दिखाता हूँ, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम डायमेंशन किस तरीके से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेबल से बना लेता हूँ। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं ज़रा, और उसमें हम डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक है, एक हम टेबल बना लेते हैं। तो देखो टेबल बनाता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो कोई यहाँ पर मैंने लिखी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर मैं लिखूँगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखूँगा, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मेरे पास उसका कुछ फॉर्मूला है तो मैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, उसका डायमेंशन। ठीक है, इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में इसका डायमेंशन लिखूँगा। तो सबसे पहले देखो आसान से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि वेलोसिटी का आपको डायमेंशन लिखना है। वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, तो इसके लिए एल लिखेंगे, है ना। लेंथ के लिए देखो यहाँ पर आप देखोगे तो लेंथ के लिए हमने डायमेंशन में जो सिंबल यूज़ करा है वो क्या है, ऐसे कैपिटल एल। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, एल, और टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, टाइम के लिए यूज़ करेंगे टी। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी -1। ठीक है, तो यही इसका डायमेंशन आ गया। डायमेंशन कितना आ गया, एल टी -1। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया ना, तो हमने इसका डायमेंशन लिख दिया। ठीक है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। एक्सीलरेशन आपने सुना होगा ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा एक्सीलरेशन के बारे में। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का तो देखो हम पहले ही डायमेंशन यहाँ पर निकाल चुके हैं ना, ये वेलोसिटी का तो डायमेंशन है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एल टी -1, और अपॉन में टाइम का लिखना है, तो टाइम के लिए टी आ जाएगा। तो ये टी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी -2 आ जाएगा, है ना। तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, एल टी -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़े हम जरा। तो देखो फोर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्स का तो डायमेंशन खैर हमने लिख ही लिया था, चलो फिर से देख लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन, और मास के लिए हम यूज़ करते हैं m। और देखो एक्सीलरेशन का तो अभी हमने निकाल ही लिया ना, तो एक्सीलरेशन का लिख देता हूँ मैं एल टी -2। तो ये डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का m एल टी -2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। और आगे बढ़ते हैं जरा हम। प्रेशर देखो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं फिजिक्स में। अभी मैं ना वही फिजिकल क्वांटिटी यूज़ कर रहा हूँ जिससे आप थोड़े बहुत फेमिलियर हो, जिसको देख के लगे हाँ अच्छा मैं वेलोसिटी जानता हूँ, मैं एक्सेलरेशन जानता हूँ, मैं फोर्स जानता हूँ, प्रेशर जानता हूँ। ये आपने छोटी क्लासों में 9th 10th में पढ़ लिया होगा, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ कुछ जानी पहचानी है।
ठीक है। नहीं तो अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो जहाँ पर एक डायमेंशन की टेबल बनी होगी उसमें बहुत सारी मतलब 70-80 फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी होंगी और उनके डायमेंशन लिखे होंगे, ठीक है। तो वो सारे याद करने की जरूरत नहीं होती। देखो आप देख ही रहे होगे कि हम फॉर्मूले से कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फिजिक्स में तो उसके फॉर्मूले आपको अपने आप ही पता चलते जाएंगे जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही होगी, और फिर आप उसका डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं। तो हम कुछ कुछ लिख लेते हैं जरा। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे। फोर्स क्या होता है? फोर्स बेसिकली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर पे हैं हम, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। और फोर्स का तो हमने डायमेंशन यहाँ पे लिख ही लिया ना। फोर्स का डायमेंशन हो गया mL/T-2, और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में लेंथ, तो एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L²। यहाँ देखो एक L से एक L कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा? इसका डायमेंशन आ जाएगा, यहीं पर ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, mL-1 और T-2, ठीक है। ये इसका डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और भी क्वांटिटीज़ देख लेते हैं। मान लो वर्क भी जानते होंगे आप लोग। वर्क क्या होता है? तो वर्क का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में, 9th में ही पढ़ा होगा। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमने देखा डायमेंशन कितना होता है, mL/T-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लग जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ होती है तो उसके लिए L लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो L इंटू में L, तो L⁻²⁴ हो जाएगी, तो mL/T-2, ठीक है। मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है ना, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर ऐड होकर 2 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया वर्क का। तो ऐसे ही कुछ और लिख लेता हूँ मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो कुछ कुछ ऐसी हैं जो ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, इसलिए मैं इन पर थोड़ा गौर दे रहा हूँ जो हमको लिखनी चाहिए। तो वर्क के बाद हम आते हैं पावर पे। पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा, पावर भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ही। तो वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क का भी हमने निकाल लिया। वर्क का हमने निकाला कि mL/T-2 और अपॉन में टाइम। तो ये t ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगी पावर तो t की। तो mL/2 और T-3, ये हो जाएगा हमारा किसका? पावर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा हम। एक काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ मैं। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स याद रखिए आप। नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो 1/2 एक नंबर है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका डायमेंशन निकाल दो, ये तो मास है तो इसके लिए लगेगा m, और वेलोसिटी का कितना होता है? L/T-1 है ना। सबसे पहले हमने इसी का निकाला था, और इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर 2 है, तो यानी कि ये पावर है, तो यहाँ पर सबकी पावर हो जाएगी 2, तो L2 और T-2, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का जो डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी का, mL/T-2, ये तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आया। अगर आपसे मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, तो वो भी सेम ही होगा। तो याद रखिए जब भी किसी भी एनर्जी जहाँ पर आ गया लास्ट में, अगर एनर्जी आएगा तो कोई सी भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, केमिकल एनर्जी, अगर एनर्जी है तो डायमेंशन क्या रहने वाला है? यही रहने वाला है, ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। जैसे चार्ज देख लेते हैं। अगर तो चार्ज का फॉर्मूला आपको पता होगा कि हमारा जो I होता है, I कितना होता है? Q/T। आपने 10th में देखा होगा, तो यहाँ पर Q चार्ज होता है, तो Q किसके इक्वल हो जाता है? I इंटू में T के, I इंटू में T के। और I देखो, I एक इलेक्ट्रिक करंट, इसकी हम यूनिट जानते हैं A, और जो T है इसको T है ना, इसका डायमेंशनल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर मैंने बताया था। और ये टाइम का तो T, तो ये इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है, नेट। तो इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे तो आप वो देखोगे, ठीक है। और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ हैं जैसे कि फोर्स, एनर्जी, इनका डायमेंशन आपको याद रहना चाहिए। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होगा तो हम उसका फॉर्मूला देख लेंगे और फिर हम उसका डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जानबूझकर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चूज़ करी हैं जिनका डायमेंशन लिखने के लिए जो आपको समझ में आ रही है। ये तो ऐसे बहुत सारी होती हैं जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इफिशिएंसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ोगे जब, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको डायमेंशन पता चल गया, डायमेंशन क्या होता है। अच्छा, अब एक जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं हम डायमेंशन इक्वेशंस। तो डायमेंशन इक्वेशंस क्या होती हैं? डायमेंशनल इक्वेशंस।
तो डायमेंशनल इक्वेशन देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल जो इसका नाम है उससे ही गैस कर सकते हैं। अगर आपको मैं ना भी बताऊं तो थोड़ा आपने गैस कर ही लिया होगा। जैसे कोई भी नॉर्मल इक्वेशन लिखी हुई है, अगर हम वहाँ पर उस इक्वेशन में जो भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उनके डायमेंशंस लिख देते हैं तो उसको हम एक डायमेंशन इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन इक्वेशंस बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, एस इक्वल्स टू में देखा होगा, एस इक्वल्स टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये जो एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एल है ना, इसका डायमेंशन फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी है बेसिकली, तो वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन कितना होता है एल टी माइनस वन, ये मैंने इसका डायमेंशन लिख दिया। यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर मैंने टाइम का डायमेंशन लिख दिया। ठीक है, ये 1/2 नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है तो इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ मैं। एक्सीलरेशन का डायमेंशन अभी हमने देखा था तो एल टी माइनस टू, और ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर टाइम है अगेन, तो टाइम का टी डायमेंशन और इसकी पावर 2। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ये एक हमारी डायमेंशनल इक्वेशन है। दिस इज ए डायमेंशनल इक्वेशन, है ना, क्योंकि इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है उसके अंदर उनकी हमने डायमेंशन लिखी हुई है, तो हम इसको एक डायमेंशनल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे को उसका आंसर करना। ठीक है, उसका आंसर करना और सोचना माइंड में। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 10 किलोग्राम प्लस में 5 किलोग्राम कितना होगा, तो आप बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे कि सर 15 किलोग्राम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना, 15 किलोग्राम। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि 10 किलोग्राम प्लस 5 मीटर ये कितना होगा, तो क्या आप मेरे को बता पाओगे? आप नहीं बता पाओगे ना। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 10 किलोग्राम है ये तो एक मास की बात हो रही है, कुछ वजन की बात हो रही है, और 5 मीटर ये तो कुछ लेंथ, कुछ डिस्टेंस की बात हो रही है। तो हम इन दोनों को ऐड कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऐड, इनको तो हम ऐड कर ही नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इससे आप सोचोगे कि अच्छा, यानी कि जो हमारी लाइक क्वांटिटीज़ हैं, जैसे लाइक का मतलब ये, जैसे ये एक मास है और ये भी एक मास है, ये दोनों क्या है, मास है। तो लाइक क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम लाइक क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलता कि 10 kg माइनस में 5 kg, तो आप मेरे को बता देते कि सर 5 kg आएगा। और अगर मैं यहाँ पर बोलता कि 10 kg माइनस में 5 मीटर, तो आप मेरे को ये नहीं बताते, आप कहते कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि ओनली लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड, है ना, ओनली लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इस पर हमको थोड़ा सा गौर देना चाहिए। तो उसको मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली लाइक क्वांटिटीज़, ओनली लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ओनली लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, है ना, सिर्फ हम लाइक क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट देखो मैंने स्टार लगाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका क्या यूज़ है, तो देखो डायमेंशनल, अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी, डायमेंशनल इक्वेशन लिखी, अगर ऊपर आप देखोगे मैंने एक डायमेंशनल इक्वेशन लिखी थी, ये वाली। तो अगर इसमें देखो ये जो है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी इस वाली पूरी क्वांटिटी में ऐड हो रही है। तो ये दो क्वांटिटी अगर ऐड हो रही हैं तो ये दोनों क्वांटिटी कैसी, सेम नेचर की होनी चाहिए ना, लाइक क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि हमने अभी सीखा ना कि सिर्फ लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, है ना, लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। तो एक इसी को ही हम ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं डायमेंशन के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बार मैं लिखता हूँ, फिर आपको थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, पहले लिख देता हूँ मैं, बट कि इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसी फैक्ट के ऊपर बेस होता है
की जो लाइक क्वांटिटीज़ होती हैं सिर्फ हम उन्हीं को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल अभी जो इक्वेशन देखी मैंने, तो जो ऊपर हमने लिखी थी, तो उसमें मैंने बताया ना कि अगर ये दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो उन दोनों का जो सेम नेचर की होनी चाहिए, मतलब उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है। तो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द term of a dimensional equation on both sides, यानी दोनों तरफ both sides are the same। ठीक है, यानी कि देखो द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड आर द सेम। जैसे कि अभी वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं जो यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दोबारा से, एस इक्वल्स टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो इसका डायमेंशन है और इसका डायमेंशन है और इसका डायमेंशन है, ये सब सेम होना चाहिए। तो एक बार लिख के देखें ज़रा, हमने अभी लिखा भी था, इसका डायमेंशन तो एल ही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी होती है तो एल टी माइनस वन, और यहाँ पर कितना होगा एल टी माइनस वन, और यहाँ पर टी का हो गया तो टी हो गया डायमेंशन। ये नंबर का तो होता नहीं है, इसका कितना होगा एल टी माइनस टू। ठीक है, एल टी माइनस टू, और यहाँ पर टाइम का हो जाएगा तो टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये एल आया, ठीक है, एल आया, यहाँ पर देखो ये टी से टी हट जाएगा तो ये भी कितना आएगा, एल ही तो आएगा, इससे है ना, ये टी माइनस का है, ये प्लस का है, अपॉन में चला आएगा। और यहाँ पर भी देखो ये वाला और ये वाला तो कट ही जाएगा ना, जैसे यहाँ पर ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या है, इसका भी डायमेंशन क्या आया, एल आया। तो देखो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या है, सेम है, और इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। ठीक है ना, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, जैसे ये लेंथ है और ये लेंथ है, तो इनको ऐड करने के बाद लेंथ ही आएगा, है ना। यानी कि अगर हम कोई भी लेंथ की चीज़ है, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ ही आएगा, और लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तो हम क्या मिलेगा, लेंथ ही आएगा, है ना। ऐसे मास में हम कोई मास में कुछ मास ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने 10 किलो में 5 किलो ऐड करा था तो 15 किलो, तो वही तो मास ही तो है वो भी, है ना। ये नहीं कहोगे सर L + L2L, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की नेचर की बात हो रही है। तो इस L और L से मतलब मेरा लेंथ है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मास में से मास माइनस करेंगे तो हमें मास ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा आज का जो लेक्चर है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस के क्या क्या यूजेस होते हैं, ये तो हमने देखा कि डायमेंशन से, जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि डायमेंशन से हमें पता क्या चलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन बेस क्वांटिटीज़ की कितनी पावर से मिलके बनी है ना, ये हमने जो डेफिनेशन लिखी। लेकिन अब इसके क्या क्या यूजेस होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। थैंक यू।